बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा आपको रियल एनालिसिस 1 में वेलकम करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है इसके ऊपर डिस्कशन की थी। मोनोटोनिक सीक्वेंस की 4 टाइप्स हमने पढ़ी थी: नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को लाजमन जाकर देखें। मैंने उस लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। वैसे इस पूरे कोर्स का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम लेक्चर्स को बआसानी देख सकते हैं। लेकिन आज के लेक्चर को समझने के लिए लास्ट लेक्चर आपका जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको एक मरतबा देख लेंगे तो इंशाअल्लाह आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आज के लेक्चर में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है उसको प्रूफ करने चले हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ पढ़ लेते हैं। आपने प्रूफ करना है कि शो डैट एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ बाउंडेड। आपने प्रूफ ये करना है कि अगर एक सीक्वेंस an मोनोटोनिक है, अब सीक्वेंस की मोनोटोनिसिटी आपको गिवन है। प्रूफ आप ये करेंगे कि अगर एक सीक्वेंस मोनोटोनिक हो और कन्वर्जेंट हो तो फिर ये बाउंडेड होता है, और अगर आप उसे मोनोटोनिक और बाउंडेड मान के चलेंगे तो फिर आप ये प्रूफ करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। तो मैं पहले इसको मोनोटोनिक तो है, ये दोनों केसेस में मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक और बाउंडेड लेके चलूँगा और प्रूफ ये करूँगा कि ये कन्वर्जेंट है। इस थ्योरम में चंद एक रिज़ल्ट जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं उनका मैं इस्तेमाल यहाँ पर करूँगा, उनको मैं साथ साथ यहाँ पर आपको बताता चलूँगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट an इज़ अ मोनोटोनिकली। अब देखें मोनोटोनिक सीक्वेंस मैंने बताया है आपको 4 तरह के होते हैं। ये नॉन इंक्रीजिंग हो सकता है, नॉन डिक्रीजिंग हो सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है। तो मैं यहाँ पर उन 4 में से इसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लेके चल रहा हूँ। लेट an इज़ अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड सीक्वेंस। और अगली बात यह है कि इसे मैंने बाउंडेड मान लिया है, बाउंडेड सीक्वेंस। और हम ये प्रूफ अब ये करेंगे, वी विल शो डैट हम ये प्रूफ करेंगे कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। डैट an इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, an इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, an इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हमने ये प्रूफ करना है कि ये सीक्वेंस an जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट के मतलब मैं बताता चलूँ आपको, एक सीक्वेंस an को आप कन्वर्जेंट कहते हैं अगर उस सीक्वेंस an और उसकी जो लिमिट a है, अगर सीक्वेंस an की हर टर्म और उसकी लिमिट a के दरमियान जो डिफरेंस है, ये एब्सोल्यूट डिफरेंस है, ये लेस देन होना चाहिए किसी रियल नंबर एप्सिलॉन से। कब? जब आपका n जो है वो किसी नेचुरल नंबर m से बड़ा या बराबर हो। यहाँ पर m जो है वो मैंने एक नेचुरल नंबर मान लिया है। अगर ये चीज़ हो तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस an जो है वो कन्वर्ज करता है। और अगर सीक्वेंस an कन्वर्ज करे a को तो हम उसको लिमिट की फॉर्म में ऐसे भी लिख लेते हैं कि an की जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, वो फिर a के बराबर होगी। यहाँ पर ठीक होगी बात ये। इसके अलावा यहाँ पर इसमें मैंने लफ्ज़ बाउंडेड का इस्तेमाल किया है। एक सीक्वेंस को आप बाउंडेड कहते हैं अगर आपके पास एक रियल नंबर m आपको मिले कि उस सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो उस m से छोटी या बराबर हो, जबकि m आपका क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। दूसरी बात ये है कि आपके पास एक सीक्वेंस अगर बाउंडेड हो तो फिर उसमें दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। वो बाउंडेड अबव भी होता है, बाउंडेड बिलो भी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब मैंने माना ये है कि एक सीक्वेंस an है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है,
और बाउंडेड है तो मैं ये प्रूव करूँगा कि an जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगली बात ये है कि एज an is बाउंडेड, ये बाउंडेड है, सो इट विल बी बाउंडेड अबव, सो इट विल बी बाउंडेड अबव। तो ये बाउंडेड अबव भी होगा क्योंकि एक सीक्वेंस को बाउंडेड कहते हैं अगर वो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। ठीक होगी बात ये। अच्छा, यहाँ पर मैं अब एक रिज़ल्ट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ और वो रिज़ल्ट क्या है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस हो जो बाउंडेड अबव भी हो और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, तो उस सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो उस सीक्वेंस से जो बनने वाला सेट है, ठीक है, उसके सुप्रीमम के बराबर होती है। मतलब यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ज़रा इस बात को गौर से देखिएगा। फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास एक सीक्वेंस an जो है वो बराबर है -1/n। ये मेरे पास सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म जो है वो -1/n है। अगर मैं आपको कहूँ कि इस सीक्वेंस की टर्म्स को ज़रा फाइंड करें तो इस सीक्वेंस की टर्म क्या क्या निकलेंगी। अगर आप n की जगह 1 पुट करें तो ये आ जाएगा -1। अगर आप n की जगह 2 पुट करें तो आंसर आएगा -1/2। n की जगह 3 पुट करें आंसर आएगा -1/3। फिर ये प्रोसीजर चलता जाएगा -1/4 अप टू सो ऑन। ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये आपके पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस आप उसे कहते हैं जिसकी हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी होती है। तो नंबर ये नेगेटिव में है, माइनस में है, तो हर अगली टर्म पिछली से बड़ी है। कैसे बड़ी है देखें, ये -1 है, ये -0.5 है, ये -0.33 है अप्रॉक्सीमेटली, ये -0.25 है, अप टू सोन चलता जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो ये सेट बना रही हैं। अब अगली बात ये देखें, मैं आपको कहता हूँ कि क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है, क्या इसका सुप्रीमम और इसका इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अभी तो खैर मुझे इसको ये देखना है कि क्या ये बाउंडेड अबव है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है। ठीक है, मतलब इसका सुप्रीमम है। इसका सुप्रीमम क्या निकलेगा, इस सेट का जो सुप्रीमम है, अगर इस सेट का नाम हम ए रख लेते हैं तो ए का जो सुप्रीमम निकलेगा वो आपके पास 0 के इक्वल है। ठीक है, आप देखें ये जो तमाम टर्म्स हैं ये स्मॉलर होती जा रही हैं। ठीक है, और 0 के करीब चलती जा रही हैं। ठीक है, अब अगली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड अबव भी हो, ठीक है, क्या हो, सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो बाउंडेड अबव भी हो, तो उसकी जो लिमिट है वो असल में उसके सुप्रीमम के बराबर होती है। तो इसकी ज़रा लिमिट वैसे निकाल के देखें आप, इसकी लिमिट निकलेगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1/n, वो क्या आती है, 0 के बराबर आती है। और 0 कौन है, इस सीक्वेंस से बनने वाला जो सेट है उसका सुप्रीमम है। इस सीक्वेंस से बनने वाला जो सेट है उसका क्या है, ये सुप्रीमम है। क्लियर होगी बात ये। तो अब मैं इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ यहाँ पर मैं लिखूँगा बाय यूजिंग द थ्योरम, बाय यूजिंग रिजल्ट लिख लें, थ्योरम लिख लें, बाय यूजिंग थ्योरम विच स्टेट्स दैट, जिसकी स्टेटमेंट ये है, इफ a sequence an is, if a sequence an is bounded above and monotonically increasing, और वो बाउंडेड भी है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, बाउंडेड अबव एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, देन, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि उस सीक्वेंस की जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उस सीक्वेंस की nth टर्म की जो लिमिट है वो बराबर है उसके सुप्रीमम के, उस सीक्वेंस से बनने वाले सेट के सुप्रीमम के, यानी सुप्रीमम ऑफ an बिलोंग टू नेचुरल नंबर।
अब मान लेते हैं अगली बात ये कि इसके सुप्रीमम के बराबर है, तो इसका सुप्रीमम कोई ना कोई रियल नंबर होगा। मैं मान लेता हूँ कि इसका सुप्रीमम जो है वो ए के बराबर है, सेज ए। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात मुझे बताएं कि सुप्रीमम की डेफिनेशन होती है, सुप्रीमम इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। क्या कहलाता है जी? लीस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम जो होता है किसी भी सेट का वो लीस्ट अपर बाउंड होता है। और लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड आप कहते हैं ऐसे रियल नंबर को जो किसी सेट के हर नंबर से बड़ा होता है या ज़्यादा से ज़्यादा किसी नंबर के बराबर हो सकता है, ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं कि अगर a यहाँ पर सुप्रीमम है तो a में से अगर कोई मैं रियल नंबर एप्सिलॉन माइनस कर दूँ, ठीक है, तो फिर मुझे बताएं क्या a माइनस एप्सिलॉन और a में से दोनों में से कौन बड़ा होगा? a माइनस एप्सिलॉन हमेशा छोटा होगा a से, क्योंकि a यहाँ पर सुप्रीमम है। तो क्या a माइनस एप्सिलॉन यहाँ पर अपर बाउंड कहलाया जा सकता है? क्या आप a माइनस एप्सिलॉन को अपर बाउंड कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो अगली बात मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, फॉर एप्सिलॉन बिलोंग टू R, एप्सिलॉन एक रियल नंबर है, पॉजिटिव है, एप्सिलॉन माइनस a कैन नॉट बी अपर बाउंड ऑफ, कैन नॉट बी अपर बाउंड ऑफ, इस सेट का नाम आप रख लें, कैन नॉट बी अपर बाउंड ऑफ ए। ठीक है, इस ए का अपर बाउंड नहीं हो सकता। किस ए का? यहाँ पर ए आप लिख लें, ए बराबर है सुप्रीमम ऑफ ए एन सच डैट एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो अब ये अगर इसका अपर बाउंड नहीं है तो फिर मुझे बताएं कि एक नंबर ए है और ए माइनस एप्सिलॉन है, ए है एक नंबर ए माइनस एप्सिलॉन है, तो फिर पक्की बात है कि इन दोनों के दरमियान आपको कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा जो इस सेट का एलिमेंट है ए का। ठीक है, तो आगे मैं लिखूंगा, सो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m बिलोंग टू n सच डैट, किसी नेचुरल नंबर m के लिए इस सेट का एक एलिमेंट होगा, उसका नाम होगा am। ठीक है, इस सेट के एलिमेंट्स का नाम मैंने रखा am। ठीक है, m यहाँ पर टर्म का नंबर है, टर्म नंबर है। क्या है? टर्म नंबर है। तो एक नेचुरल नंबर आपको m मिलेगा इस सेट में, एक नंबर आपको am मिलेगा इस सेट में से। क्या होगा? वो नंबर किस तरह होगा? वो नंबर होगा, उसमें क्वालिटी ये होगी कि वो इस नंबर से बड़ा होगा। अच्छा, यहाँ पर ना a माइनस एप्सिलॉन लिखना है मैंने, एप्सिलॉन माइनस a नहीं लिखना, a माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो am बड़ा होगा a माइनस एप्सिलॉन से, इसे इनइक्वालिटी नंबर 1 कहते हैं आप। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, अब अगली बात ये है कि आप यहाँ पर सीक्वेंस को मान कर आए हैं कि सीक्वेंस हमने माना है an जो है वो क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग होता है तो उसकी खूबी ये होती है कि उसमें हर नेक्स्ट टर्म पिछली टर्म से बड़ी होती है। ठीक है, देखें ये थ्योरम को समझने के लिए आपको लास्ट लेक्चर का मोनोटॉनिक जो कंसेप्ट है, लास्ट लेक्चर नंबर 12 जो है मेरा, उसको समझना ज़रूरी है। अगर आपको उन चीज़ों की समझ नहीं है, आपको ये नहीं पता कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, आपको ये नहीं पता कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, तो फिर ये लेक्चर आपको समझ नहीं आने वाला। ठीक है, ये चीज़ें एक दूसरे के साथ अटैच हैं। आपको पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस का पता होना चाहिए, बाउंडेड सीक्वेंस का पता होना चाहिए, और फिर मोनोटॉनिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, पीछे आपने कोई लेक्चर नहीं पढ़ा, कोई कंसेप्ट नहीं है आपको, फिर ये चीज़ें आपको शायद समझ नहीं आएंगी। अच्छा, मैं बात बता रहा था कि हमने यहाँ पर माना था कि an आपका इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस की ये खूबी होती है कि उसमें बड़ी टर्म पर, बड़े नंबर पर आंसर बड़ा आता है, छोटे पर छोटा आता है। अगर n आपका बड़ा है m से, n एक नेचुरल नंबर है, m भी एक नेचुरल नंबर है, तो an का जवाब am से बड़ा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है। ठीक है, वो सूरत में जब सीक्वेंस नॉन डिक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर माना है कि सीक्वेंस आपका है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, एज an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, आप इसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मान के आए हैं। तो an जो है वो बड़ा होगा am से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। ठीक है, जब आपका n m से बड़ा होगा।
क्लियर होगी बात कि नहीं? बड़े पर जवाब बड़ा, छोटे पर छोटा, ठीक है। इसे आप इनक्वालिटी नंबर हम चले 2 कह देते हैं। अब लास्ट स्टेप हम करूँगा और वो ये है कि अब मैंने प्रूफ करना है कि an जो है वो कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज कर रहा है a को, क्योंकि इसकी लिमिट किसके बराबर है? a की जो लिमिट है वो a के बराबर है, सही है। तो अब मैंने ये प्रूफ करना है लास्टली कि an माइनस a जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है। तो नेक्स्ट मैं ये लिखूँगा, नेक्स्ट an माइनस a, इसका आंसर निकालते हैं क्या आएगा। तो an माइनस a जो है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस an। आप जानते हैं कि एब्सोलूट में एब्सोलूट लेने से अगर आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स का एब्सोलूट और प्लस एक्स का एब्सोलूट जो है वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिए, ये a माइनस an हो गया, ठीक है। अब अगली बात देखते हैं, देखें a आपका है सुप्रीमम। सुप्रीमम जो है वो किसी सेट के हर नंबर से बड़ा होता है। तो मुझे बताएं कि a माइनस an कभी नेगेटिव हो सकता है? a माइनस an इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है तो फिर इसका एब्सोलूट ख़त्म करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आप ऐसे लिख लेंगे a माइनस an, ठीक है। और अगली चीज़ ये a माइनस an छोटा है किससे? a माइनस am से, a माइनस am से छोटा है। अब वो कैसे a माइनस am से छोटा है वो ज़रा देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और काम करें, ये जो इनक्वालिटी नंबर 1 कही है आपने, इसमें इसे एक और काम कर लें। एप्सिलॉन को अगर हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, दोनों तरफ एप्सिलॉन ऐड कर लेता हूँ मैं, तो ये चीज़ बन जाएगी। और am को दूसरी यहाँ पर ले आते हैं। ये मेरे पास ऐसे लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन a माइनस am, और a माइनस am जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन से। इसे इनक्वालिटी नंबर 1 कह दें आप। अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि a माइनस an जो है वो छोटा है a माइनस am से। ये कैसे छोटा है ज़रा इसको देखिएगा। यहाँ पर इनक्वालिटी नंबर 2 को मैं इस्तेमाल करूँगा। इनक्वालिटी नंबर 2 मेरे पास ये है, an इज़ लेस देन am, an इज़ ग्रेटर देन am। इसको दोनों तरफ अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, ये इनक्वालिटी नंबर 1 बनानी है आपने। इसमें इनक्वालिटी नंबर 1 में यहाँ पर am के साथ है माइनस का साइन, दोनों तरफ इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये चीज़ आ जाएगी इस तरह, माइनस an इज़ लेस देन माइनस am। आप जानते हैं कि इनक्वालिटी में जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। जो नंबर बड़ा है वो स्मॉलर हो जाता है और जो स्मॉलर है वो बड़ा हो जाता है। तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस an लेस देन माइनस am। अब दोनों तरफ आप इसमें a को प्लस कर लें, ठीक। इनक्वालिटी नंबर 1 बनानी है आपने। इसमें दोनों तरफ आप a को प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा a माइनस an इज़ लेस देन a माइनस am, ठीक है। अब आप देखें कि a माइनस an किससे लेस हो गया? a माइनस am से। यही मैंने लिखा है कि a माइनस an जो है वो लेस देन है a माइनस am से। आगे a माइनस am किससे छोटा है? एप्सिलॉन से। तो इसको आप लिख लेंगे लेस देन एप्सिलॉन और आगे लिखें बाय यूजिंग 1, बाय यूजिंग 1 के 1 से a माइनस am किससे छोटा है? एप्सिलॉन से। और यही आपने प्रूफ करना था। दिस इम्प्लाइज an माइनस a इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तमाम नेचुरल नंबर के लिए जो कि m से बड़े हैं, ठीक है। तो दिस शोज दैट an इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। an आपके पास क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब इसका कन्वर्स आपने प्रूफ करना है। कन्वर्स क्या है? अब आप ये मान के चलेंगे, नेक्स्ट वी विल शो डैट कि an आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। वी विल शो डैट इट इज़ बाउंडेड, ठीक है। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा मिटा लूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट बेटा थ्योरम का जो कन्वर्स है उसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। मैंने माना कि सपोज डैट कि an आपका मोनोटोनिकली कन्वर्जेंट है। आपने प्रूफ ये करना है कि ये बाउंडेड पे, अब बाउंडेड है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अगर तो ये आपका थ्योरम जो है
वो शॉर्ट क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो फिर आप इसका जो कन्वर्स है उसमें सिर्फ ये लाइन लिख दें जो मैंने लिखी हैं कि एज वी नो डैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है, ये हम जानते हैं। सो अब यहाँ पर हर कन्वर्जेंट जो है वो बाउंडेड है, तो आपने जो सीक्वेंस माना है कन्वर्जेंट वो कौन है? मोनोटोनिकली, वो मोनोटोनिक है और कन्वर्जेंट है, ठीक है। जबकि ये थ्योरम कहता है कि किसी तरह का भी सीक्वेंस हो अगर वो कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, ठीक है। तो अब अगर किसी तरह का भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड है तो आपके थ्योरम में आपने जो सीक्वेंस माना है वो मोनोटोनिकली कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फिर वो भी क्या होगा? बाउंडेड होगा। तो यही लिखा है, सो हेयर मोनोटोनिकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस विल आल्सो बाउंडेड हैंस प्रूव्ड। अगली बात, फ़र्ज़ करें कि ये आपका थ्योरम आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपने फिर इसको यहाँ पर तो प्रॉपरली लॉन्ग क्वेश्चन में 10 नंबर का क्वेश्चन ये सपोज आता है, आपने फिर इसको प्रॉपरली यहाँ पर प्रूव करना है। वो कैसे प्रूव करेंगे? इस हिस्से को प्रूव करने के लिए मैंने लेक्चर नंबर 11 जो है, लेक्चर नंबर 11 में इस बात को प्रूव करके आया हूँ कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है। आप उस लेक्चर नंबर 11 को जाकर देख सकते हैं, ठीक है जी। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा अलहदा से। बाकी इसी चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 11 आपने देखना है, ठीक है। उसमें मैंने ये प्रूफ किया हुआ है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है, ठीक है। तो ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी और क्लियर करता चलूँ कि मैंने यहाँ पर माना था कि एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में देखें मैंने बताया कि 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है या नॉन डिक्रीजिंग हो सकता है। नॉन डिक्रीजिंग के केस में वो इंक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट होगा। अगर तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात सोची जाएगी, ठीक है, तो फिर तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लेके चल रहे हैं इसे नॉन डिक्रीजिंग, तो नॉन डिक्रीजिंग में अगर आप यहाँ पर इक्वल का निशान लगा देते हैं, ठीक है, तो तब भी कोई गलत नहीं है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर इक्वल का निशान आप लगा भी दें तो नो प्रॉब्लम, गलत नहीं होगा। ऐसे भी रहने दें बगैर इक्वल के साइन के, तब भी काम ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर बेटा आपको समझ आ गया होगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप बेटा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।